8:19 रचनात्मक लेखन। चित्र वर्णन। आज नाना जी को अपनी पुस्तकों में कुछ चित्र रखे हुए मिले। तब उन्होंने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि ये चित्र देखकर तुम्हारे मन में कुछ न कुछ भाव अवश्य ही आ रहे होंगे। किसी चित्र को देखकर मन में उठने वाले भावों को लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र को पहले ध्यान से देखकर समझें कि उसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है। चित्र में दी गई सभी वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों के बारे में क्रम से लिखें। चित्र में ध्यान से देखें कि कौन क्या कर रहा है। वाक्य क्रमानुसार ही होने चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखकर सहज सरल भाषा में वर्णन करें। आओ अब इन चित्रों का वर्णन करते हैं। चित्र 1, चाय ही चाय। यहाँ चित्र में एक परिवार रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहा है। उनके परिवार में माता पिता, एक लड़का और एक लड़की हैं। पिताजी आती हुई रेल को देख रहे हैं। बच्चे और माँ बेंच पर बैठे हैं। बेंच के पास एक सूटकेस रखा है। पास ही एक चाय वाले की दुकान है। उसके पास एक व्यक्ति खड़ा होकर चाय पी रहा है। चित्र 2, यह एक नदी के किनारे का दृश्य है। यहाँ 2 हंस पानी में तैर रहे हैं। पास ही एक पेड़ की डाल पर एक पक्षी बैठा है। नदी में मछलियाँ तैर रही हैं। एक लड़का और एक लड़की पानी में तैर रही मछलियों को देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। कहानी लेखन। आज नाना जी को अपने बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आ गई। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि हम भी अपने बचपन में नाना नानी जी और दादा दादी जी से कहानी सुनते थे और अब तुम भी हमसे कहानी सुनते हो। कहानी सुनने का यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। कोई भी कहानी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, हर पीढ़ी के सुनने के लिए वह नई ही होती है। जैसे किसी भी सुनी हुई कहानी को लिखा जा सकता है, वैसे ही अपने मन में आए विचारों को शब्दों में पिरोकर नई कहानी बनाकर भी लिखी जाती है। कहानी लिखते समय हमें कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले किसी विषय पर कोई कहानी सोचनी चाहिए। कहानी की विषय वस्तु आकर्षक हो, जिससे पाठक को अंत तक पढ़ने की लालसा बनी रहे। कहानी की भाषा सहज एवं सरल हो। कहानी सदैव भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी का शीर्षक आकर्षक हो और कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखनी चाहिए। कहानी मुख्यतः 2 प्रकार से लिखी जा सकती है। पहला, चित्रों के आधार पर। दूसरा, शब्द संकेतों के आधार पर। आओ पहले चित्रों के आधार पर कहानी लिखते हैं। एक बार एक शेर पिंजरे में बंद हो गया। वह अपने आसपास से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से खुद को पिंजरे से मुक्त करने के लिए विनती कर रहा था। कुछ देर बाद वहां से एक व्यक्ति जा रहा था। शेर ने उस व्यक्ति से भी बहुत विनती की। वह कहने लगा कि मैं 2-3 दिनों से इस पिंजरे में बंद हूँ और बहुत भूखा हूँ। तुम मुझे इस पिंजरे से मुक्त कर दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और जंगल वापस चला जाऊंगा। उस व्यक्ति को शेर पर दया आ गई। उसने शेर को मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही शेर उस व्यक्ति पर हमला करने लगा। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुम पर उपकार किया है और तुम मुझ पर ही हमला कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि चलो हम किसी से इस बात का फैसला करवाते हैं। दोनों को चलते चलते एक लोमड़ी मिली। उसने सारी बात सुनी और वह समझ गई कि मामला क्या है। उसने शेर से कहा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप पिंजरे में भी बंद हो सकते हैं। मुझे उस पिंजरे के पास लेकर चलो। शेर ने कहा कि मैं सच में इस पिंजरे में बंद था। फिर लोमड़ी कहने लगी कि आप जंगल के राजा हैं, आप पिंजरे में कैसे बंद हो सकते हैं। शेर ने कहा कि देखो, मैं इस तरह पिंजरे में था, और यह कहकर वह पिंजरे में चला गया। शेर के पिंजरे में जाते ही लोमड़ी ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब शेर फिर से पिंजरे के अंदर ही बंद हो गया और इस प्रकार सहायता करने वाले व्यक्ति की जान बच गई। पंचतंत्र से शिक्षा।
हमें सहायता करने वाले का कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। आओ अब कुछ शब्द संकेतों के आधार पर एक और कहानी लिखते हैं। शब्द संकेत। एक पेड़ पर बहुत सारे बंदरों का रहना। उनमें एक नटखट बंदर होना। उसका बहुत शरारत करना। नटखट बंदर का गांव में सभी के कामों में ताक झांक करना। एक बार एक बढ़ई द्वारा एक लकड़ी के गट्ठे में कुल्हाड़ी फंसाकर छोड़ देना। नटखट बंदर का कुल्हाड़ी को निकालना। बंदर की पूंछ उसमें फंस जाना। जोर जोर से चिल्लाना। बंदर का शोर सुनकर गांव वालों का आना। बंदर की पूंछ निकालना। फिर बंदर का शांति से रहना। एक गांव में एक पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। उनमें एक नटखट बंदर भी था। सब बंदर अपना खाना खाकर पेड़ की शाखाओं पर शांति से बैठे रहते थे, लेकिन नटखट बंदर पूरे गांव में शरारत करता हुआ घूमता रहता था। एक बार नटखट बंदर एक बढ़ई के घर के आंगन में पहुंच गया। वहां बढ़ई ने एक लकड़ी के गट्ठे को काटते काटते बीच में ही छोड़ दिया और गट्ठे में कुल्हाड़ी फंसाकर छोड़ दी। जब नटखट बंदर ने देखा कि लकड़ी में कुल्हाड़ी फंसी हुई है, तो बंदर को शरारत सूझी और वह उसी लकड़ी पर बैठकर कुल्हाड़ी को हिलाने लगा। कुल्हाड़ी हिलते हिलते निकल गई और उस जगह पर उसकी पूंछ फंस गई। पूंछ फंसते ही बंदर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। बंदर का शोर सुनकर गांव वाले आए तो उन्होंने बंदर की पूंछ निकाली। बंदर वहां से चिल्लाता हुआ भागा। अब नटखट बंदर ने शरारतें करनी छोड़ दी और शांति से रहने लगा। पंचतंत्र से शिक्षा। अधिक शरारत दुखदाई होती। अनुच्छेद लेखन। आज जिज्ञासा और प्रेरित को एक अनुच्छेद लिखना है। उन्होंने नाना जी से अनुच्छेद के बारे में पूछा तो उन्होंने समझाया कि अनुच्छेद लिखने से पहले निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है, सबसे पहले उस विषय के बारे में सोचें। यदि शब्द संकेत दिए गए हैं तो इसी पर ही सोचें। अनुच्छेद लिखते समय विचारों को क्रम से लिखें तथा भाषा स्पष्ट हो। अनुच्छेद की शब्द सीमा का ध्यान रखें। जितने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया हो, उतने ही शब्दों में अपने विषय को समेटें। आओ अब अनुच्छेद लिखते हैं। समय का सदुपयोग। संकेत बिंदु। समय का सदुपयोग कैसे करें? समय के सदुपयोग के लाभ। जीवन में समय का महत्व। निष्कर्ष। समय अमूल्य होता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमारे जीवन का जो पल बीत जाता है वह कभी वापस नहीं मिल सकता। इसलिए समय का महत्व समझना चाहिए। उज्जवल भविष्य बनाने के लिए विद्यार्थी जीवन सबसे स्वर्णिम समय होता है। इसी जीवन काल में समय रहते यदि आपने परिश्रम कर लिया तो सफल हो जाएंगे, और यदि समय को व्यर्थ गंवाया या आलस्य में बिता दिया तो समय हाथ से निकल जाएगा और आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं बचेगा। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करता है, वह जीवन के हर कदम पर सफलता प्राप्त करता है। विद्यार्थी गण हो या सामान्य व्यक्ति, सभी को समय का सदुपयोग ही सफलता दिलाता है। प्रिय देश भारत। संकेत बिंदु। देश का नामकरण। देश का प्राचीन इतिहास। भारत विविधताओं का देश। प्राकृतिक सौंदर्य। उपसंहार। मेरे देश का नाम भारतवर्ष है। मैं भारत का नागरिक हूँ। मुझे अपने देश अपने प्राणों से भी प्यारा है। भारत देश का पहला नाम आर्यव्रत था। आगे चलकर इसका नाम भारतवर्ष हो गया। भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं और अंग्रेजी में इंडिया भी कहते हैं और अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। हमारा देश लोकतंत्र से चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। हर राज्य की अपनी राजधानी है। भारत की राजधानी दिल्ली है। यहाँ हर राज्य में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति व सभ्यता के लोग रहते हैं।
लेकिन विशेषता यह है कि सभी एकता पूर्वक मिलजुल कर रहते हैं। भारत एक ख्याति प्रधान देश है, वहीं आज के समय में यह अपने विकास के कारण दुनिया में जाना जाने लगा है। अपनी नक्षत्र आध्यात्मिकता के साथ ही विज्ञान, गणित, चिकित्सा, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में भी भारत का विशेष योगदान रहा है। 21वीं शताब्दी में तो शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में इसका विशेष उन्नति और योगदान सराहनीय है। आधुनिक संदेश व्यवस्था, संकेत बिंदु, प्राचीन तरीका, प्रक्रिया, तकनीकी विकास, निष्कर्ष। पहले के समय में अपने प्रियजनों को संदेश भेजने के लिए कबूतर जैसे पक्षियों, दूत आदि का सहारा लिया जाता था। फिर यह कार्य प्रशासनिक तौर पर डाकिया करने लगा। डाकिया जहां लोगों के सुख दुख के संदेश ले जाता था, वहीं जरूरतमंद व्यक्तियों की चिट्ठी भी लिख दिया करता था। इसके साथ ही संचार के साधनों का जितना अधिक तकनीकी विकास होता जा रहा है, उतने ही संदेश भेजने के साधन भी आधुनिक होते जा रहे हैं। जब से इंटरनेट ने मानव जीवन में घुसपैठ की है, तब से तो संदेश भेजना और प्राप्त करना क्षण भर का ही कार्य हो गया है। पहले मोबाइल से SMS भेजे जाते थे, फिर ईमेल और अब चैट तथा व्हाट्सएप ने समाज में इतना विशाल और गहरा स्थान बना लिया है कि हम देश में हों या विदेश में क्षण भर में एक दूसरे के पास संदेश भेज दिया जाता है। इसके अलावा वीडियो कॉल ने तो इतना कमाल कर दिया है कि विदेश में बैठे व्यक्ति को भी हम सामने देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में संदेश व्यवस्था का अत्यधिक विकास हुआ है। हमारे प्रिय माता पिता, संकेत बिंदु, माता पिता का प्यार, बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, हमारी खुशी के लिए कड़ी मेहनत, नैतिक समर्थन। कहते हैं माता पिता का नाम भगवान से पहले आता है, और यह सत्य भी है, क्योंकि माता पिता ही हमें जीवन देते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। ये माता पिता ही हैं जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े हुए मिलते हैं। माँ का दुलार सीख और पिता का अनुशासन ही शिशु को एक सभ्य व्यक्ति बनाता है। इनके साथ बिताया हुआ समय जीवन का सबसे स्वर्णिम समय होता है। मैंने अनेक बार देखा और महसूस किया है कि मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी अपनी जरूरतों को भी अनदेखा कर देते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ मेरी आवश्यकताओं को भी हर पल ध्यान में रखते हैं। मुझे महसूस होता है कि जैसे वे मेरे लिए सारी दुनिया है, वैसे ही मैं भी उनके लिए उनकी दुनिया का हिस्सा हूँ। मुझे उनकी दुनिया का हिस्सा बनकर अत्यंत गर्व महसूस होता है। मुझे खुशी है कि ईश्वर ने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए। मैं हमेशा प्रभु से यही विनती करता हूँ कि सभी को अपने माता पिता का स्नेह मिले और सभी अपने माता पिता का पूरा आदर सत्कार करें। जैसे उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए त्याग दिया, वैसे ही उनकी वृद्धावस्था में हम उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान। संवाद लेखन। आज नानाजी जिज्ञासा और प्रेरित से बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में उन्हें समझा रहे हैं कि हम आपस में जो सामान्य बातचीत करते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। आपस की बातचीत को जब संवादों के रूप में ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद सामने वाले व्यक्ति की बातों को क्रम में रखते हुए ही होने चाहिए। संवाद दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी होते हैं। संवाद ऐसे लिखें कि सच में हो रही बातचीत का वह अनुभव कराए। संवाद छोटे हों और विषय को लेकर स्पष्ट भाषा में लिखे गए हों। पहला, चींटी और चिड़िया के बीच संवाद। चींटी रानी, तुम यहाँ दाना खाने के लिए आई हो? नहीं। चिड़िया रानी, मैं दाना अपने घर लेकर जाऊंगी। तुम इस प्रकार दाना क्यों इकट्ठा करती हो? यहाँ खाकर चली जाया करो। नहीं, ये भोजन तो बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो इस प्रकार भोजन इकट्ठा नहीं करती। मैं तुम्हें प्रतिदिन देखती हूँ, तुम दाना खाती हो और उड़ जाती हो। अच्छा, मैंने तो तुम्हें आज ही देखा है। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? हाँ, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। अभी तो मैं जा रही हूँ। सखी,
फिर कल इसी समय यहीं मिलेंगे। चलो सखी, ठीक है। दूसरा, परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र के बारे में कक्षा के मित्र समूह में संवाद। कहो मित्र, तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? हाँ, अच्छी हुई। मित्र, प्रश्न 4 में जो 2 भाग थे उनमें मुझे एक का ही उत्तर आता था, मैंने वही लिख दिया। ललित, मुझे भी दूसरा भाग समझ नहीं आया। अरे ललित, कनिका, दूसरे भाग में हमें उनकी परिभाषा देकर कुछ उदाहरण ही देने थे। हाँ, मैंने भी एक भाग ही हल किया। नहीं, मधुर भाषा नहीं पूछी गई थी। अच्छा चलो, अध्यापक जी से पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए था। हाँ, चलो अध्यापक जी से ही पूछते हैं। विभा, तुम आ गई? जी मैडम। आज इतनी देर कैसे हुई? मैडम, आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। क्या कोई दुर्घटना हो गई थी? नहीं मैडम, पुलिस ने जांच पड़ताल और चौकसी के लिए बैरिकेड लगा रखे थे, इसलिए रास्ते संकरे हो गए और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उफ, ये ट्रैफिक भी बहुत परेशान करता है। पता नहीं आने वाले समय में दिल्ली का क्या हाल होगा। मैडम, मेट्रो रेल शुरू होने से कुछ फायदा तो हुआ ही है। हाँ, जहाँ शुरू हो गई है वहाँ जरूर फायदा हुआ है। वहाँ तो बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो जाता है। खैर चलो, अपनी सीट पर बैठ जाओ। संवाद लेखन। आज नाना जी जिज्ञासा और प्रेरित से बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में उन्हें समझा रहे हैं कि हम आपस में जो सामान्य बातचीत करते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। आपस की बातचीत को जब संवादों के रूप में ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद सामने वाले व्यक्ति की बातों को क्रम में रखते हुए ही होने चाहिए। संवाद 2 व्यक्तियों के बीच या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भी होते हैं। संवाद ऐसे लिखें कि सच में हो रही बातचीत का वह अनुभव कराए। संवाद छोटे हों और विषय को लेकर स्पष्ट भाषा में लिखे गए हों। पहला, चींटी और चिड़िया के बीच संवाद। चींटी रानी, तुम यहाँ दाना खाने के लिए आई हो? नहीं। चिड़िया रानी, मैं दाना अपने घर लेकर जाऊंगी। तुम इस प्रकार दाना क्यों इकट्ठा करती हो? यहाँ खाकर चली जाया करो। नहीं, ये भोजन तो बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो इस प्रकार भोजन इकट्ठा नहीं करती। मैं तुम्हें प्रतिदिन देखती हूँ, तुम दाना खाती हो और उड़ जाती हो। अच्छा, मैंने तो तुम्हें आज ही देखा है। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? हाँ, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सखी, फिर कल इसी समय यहीं मिलेंगे। चलो सखी, ठीक है। दूसरा, परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र के बारे में कक्षा के मित्र समूह में संवाद। कहो मित्र, तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? हाँ, अच्छी हुई। मित्र, प्रश्न 4 में जो 2 भाग थे उनमें मुझे एक का ही उत्तर आता था, मैंने वही लिख दिया। ललित, मुझे भी दूसरा भाग समझ नहीं आया। अरे ललित, कनिका, दूसरे भाग में हमें उनकी परिभाषा देकर कुछ उदाहरण ही देने थे। हाँ, मैंने भी एक भाग ही हल किया। नहीं, मधुर भाषा नहीं पूछी गई थी। अच्छा चलो, अध्यापक जी से पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए था। हाँ, चलो अध्यापक जी से ही पूछते हैं। विभा, तुम आ गई? जी मैडम। आज इतनी देर कैसे हुई? मैडम, आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। क्या कोई दुर्घटना हो गई थी? नहीं मैडम, पुलिस ने जांच पड़ताल और चौकसी के लिए बैरिकेड लगा रखे थे, इसलिए रास्ते संकरे हो गए और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उफ, ये ट्रैफिक भी बहुत परेशान करता है। पता नहीं आने वाले समय में दिल्ली का क्या हाल होगा। हाँ, जहाँ शुरू हो गई है वहाँ जरूर फायदा हुआ है। वहाँ तो बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो जाता है। खैर चलो, अपनी सीट पर बैठ जाओ। संवाद लेखन। आज नाना जी जिज्ञासा और प्रेरित से बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में उन्हें समझा रहे हैं कि हम आपस में जो सामान्य बातचीत करते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। आपस की बातचीत को जब संवादों के रूप में ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं।
संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद सामने वाले व्यक्ति की बातों को क्रम में रखते हुए ही होने चाहिए। संवाद दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी होते हैं। संवाद ऐसे लिखें कि सच में हो रही बातचीत का वह अनुभव कराए। संवाद छोटे हों और विषय को लेकर स्पष्ट भाषा में लिखे गए हों। पहला, चींटी और चिड़िया के बीच संवाद। चींटी रानी, तुम यहाँ दाना खाने के लिए आई हो? नहीं, चिड़िया रानी, मैं दाना अपने घर लेकर जाऊंगी। तुम इस प्रकार दाना क्यों इकट्ठा करती हो? यहाँ खाकर चली जाया करो। नहीं, ये भोजन तो बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो इस प्रकार भोजन इकट्ठा नहीं करती। मैं तुम्हें प्रतिदिन देखती हूँ, तुम दाना खाती हो और उड़ जाती हो। अच्छा, मैंने तो तुम्हें आज ही देखा है। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? हाँ, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सखी, फिर कल इसी समय यही मिलेंगे। चलो सखी, ठीक है। दूसरा, परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र के बारे में कक्षा के मित्र समूह में संवाद। कहो मित्र, तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? हाँ, अच्छी हुई। मित्र, प्रश्न 4 में जो 2 भाग थे उनमें मुझे एक का ही उत्तर आता था, मैंने वही लिख दिया। ललित, मुझे भी दूसरा भाग समझ नहीं आया। अरे ललित, कनिका, दूसरे भाग में हमें उनकी परिभाषा देकर कुछ उदाहरण ही देने थे। हाँ, मैंने भी एक भाग ही हल किया। नहीं, मधुर भाषा नहीं पूछी गई थी। अच्छा चलो, अध्यापक जी से पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए था। हाँ, चलो अध्यापक जी से ही पूछते हैं। विभा, तुम आ गई? जी मैडम। आज इतनी देर कैसे हुई? मैडम, आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। क्या कोई दुर्घटना हो गई थी? नहीं मैडम, पुलिस ने जांच पड़ताल और चौकसी के लिए बैरिकेड लगा रखे थे, इसलिए रास्ते संकरे हो गए और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उफ, ये ट्रैफिक भी बहुत परेशान करता है। पता नहीं आने वाले समय में दिल्ली का क्या हाल होगा। हाँ, जहाँ शुरू हो गई है वहाँ जरूर फायदा हुआ है। वहाँ तो बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो जाता है। खैर चलो, अपनी सीट पर बैठ जाओ। संवाद लेखन। आज नानाजी जिज्ञासा और प्रेरित से बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में उन्हें समझा रहे हैं कि हम आपस में जो सामान्य बातचीत करते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। आपस की बातचीत को जब संवादों के रूप में ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद सामने वाले व्यक्ति की बातों को क्रम में रखते हुए ही होने चाहिए। संवाद दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी होते हैं। संवाद ऐसे लिखें कि सच में हो रही बातचीत का वह अनुभव कराए। संवाद छोटे हों और विषय को लेकर स्पष्ट भाषा में लिखे गए हों। पहला, चींटी और चिड़िया के बीच संवाद। चींटी रानी, तुम यहाँ दाना खाने के लिए आई हो? नहीं, चिड़िया रानी, मैं दाना अपने घर लेकर जाऊंगी। तुम इस प्रकार दाना क्यों इकट्ठा करती हो? यहाँ खाकर चली जाया करो। नहीं, ये भोजन तो बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो इस प्रकार भोजन इकट्ठा नहीं करती। मैं तुम्हें प्रतिदिन देखती हूँ, तुम दाना खाती हो और उड़ जाती हो। अच्छा, मैंने तो तुम्हें आज ही देखा है। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? हाँ, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सखी, फिर कल इसी समय यही मिलेंगे। चलो सखी, ठीक है। दूसरा, परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र के बारे में कक्षा के मित्र समूह में संवाद। कहो मित्र, तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? हाँ, अच्छी हुई। मित्र, प्रश्न 4 में जो 2 भाग थे उनमें मुझे एक का ही उत्तर आता था, मैंने वही लिख दिया। ललित, मुझे भी दूसरा भाग समझ नहीं आया। अरे ललित, कनिका, दूसरे भाग में हमें उनकी परिभाषा देकर कुछ उदाहरण ही देने थे। हाँ, मैंने भी एक भाग ही हल किया। नहीं, मधुर भाषा नहीं पूछी गई थी। अच्छा चलो,
अध्यापक जी से पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए था। हाँ, चलो अध्यापक जी से ही पूछते हैं। विभा, तुम आ गई? जी मैडम। आज इतनी देर कैसे हुई? मैडम, आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। क्या कोई दुर्घटना हो गई थी? नहीं मैडम, पुलिस ने जांच पड़ताल और चौकसी के लिए बैरिकेड लगा रखे थे, इसलिए रास्ते संकरे हो गए और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उफ, ये ट्रैफिक भी बहुत परेशान करता है। पता नहीं आने वाले समय में दिल्ली का क्या हाल होगा। हाँ, जहाँ शुरू हो गई है वहाँ जरूर फायदा हुआ है। वहाँ तो बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो जाता है। खैर, चलो अपनी सीट पर बैठ जाओ। संवाद लेखन। आज नाना जी जिज्ञासा और प्रेरित से बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में उन्हें समझा रहे हैं कि हम आपस में जो सामान्य बातचीत करते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। आपस की बातचीत को जब संवादों के रूप में ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद सामने वाले व्यक्ति की बातों को क्रम में रखते हुए ही होने चाहिए। संवाद दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी होते हैं। संवाद ऐसे लिखें कि सच में हो रही बातचीत का वह अनुभव कराए। संवाद छोटे हों और विषय को लेकर स्पष्ट भाषा में लिखे गए हों। पहला, चींटी और चिड़िया के बीच संवाद। चींटी रानी, तुम यहाँ दाना खाने के लिए आई हो? नहीं चिड़िया रानी, मैं दाना अपने घर लेकर जाऊंगी। तुम इस प्रकार दाना क्यों इकट्ठा करती हो? यहाँ खाकर चली जाया करो। नहीं, ये भोजन तो बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो इस प्रकार भोजन इकट्ठा नहीं करती। मैं तुम्हें प्रतिदिन देखती हूँ, तुम दाना खाती हो और उड़ जाती हो। अच्छा, मैंने तो तुम्हें आज ही देखा है। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? हाँ, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सखी, फिर कल इसी समय यहीं मिलेंगे। चलो सखी, ठीक है। दूसरा, परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र के बारे में कक्षा के मित्र समूह में संवाद। कहो मित्र, तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? हाँ, अच्छी हुई। मित्र, प्रश्न 4 में जो 2 भाग थे उनमें मुझे एक का ही उत्तर आता था, मैंने वही लिख दिया। ललित, मुझे भी दूसरा भाग समझ नहीं आया। अरे ललित, कनिका, दूसरे भाग में हमें उनकी परिभाषा देकर कुछ उदाहरण ही देने थे। हाँ, मैंने भी एक भाग ही हल किया। नहीं, मधुर भाषा नहीं पूछी गई थी। अच्छा, चलो अध्यापक जी से पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए था। हाँ, चलो अध्यापक जी से ही पूछते हैं। विभा, तुम आ गई? जी मैडम। आज इतनी देर कैसे हुई? मैडम, आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। क्या कोई दुर्घटना हो गई थी? नहीं मैडम, पुलिस ने जांच पड़ताल और चौकसी के लिए बैरिकेड लगा रखे थे, इसलिए रास्ते संकरे हो गए और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उफ, ये ट्रैफिक भी बहुत परेशान करता है। पता नहीं आने वाले समय में दिल्ली का क्या हाल होगा। हाँ, जहाँ शुरू हो गई है वहाँ जरूर फायदा हुआ है। वहाँ तो बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो जाता है। खैर, चलो अपनी सीट पर बैठ जाओ। संवाद लेखन। आज नाना जी जिज्ञासा और प्रेरित से बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में उन्हें समझा रहे हैं कि हम आपस में जो सामान्य बातचीत करते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। आपस की बातचीत को जब संवादों के रूप में ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद सामने वाले व्यक्ति की बातों को क्रम में रखते हुए ही होने चाहिए। संवाद दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी होते हैं। संवाद ऐसे लिखें कि सच में हो रही बातचीत का वह अनुभव कराए। संवाद छोटे हों और विषय को लेकर स्पष्ट भाषा में लिखे गए हों। पहला, चींटी और चिड़िया के बीच संवाद। चींटी रानी, तुम यहाँ दाना खाने के लिए आई हो? नहीं चिड़िया रानी, मैं दाना अपने घर लेकर जाऊंगी। तुम इस प्रकार दाना क्यों इकट्ठा करती हो?
यहाँ खाकर चली जाया करो। नहीं, ये भोजन तो बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो इस प्रकार भोजन इकट्ठा नहीं करती। मैं तुम्हें प्रतिदिन देखती हूँ, तुम दाना खाती हो और उड़ जाती हो। अच्छा, मैंने तो तुम्हें आज ही देखा है। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? हाँ, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सखी, फिर कल इसी समय यहीं मिलेंगे। चलो सखी, ठीक है। दूसरा, परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र के बारे में कक्षा के मित्र समूह में संवाद। कहो मित्र, तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? हाँ, अच्छी हुई। मित्र, प्रश्न 4 में जो 2 भाग थे उनमें मुझे एक का ही उत्तर आता था, मैंने वही लिख दिया। ललित, मुझे भी दूसरा भाग समझ नहीं आया। अरे ललित, कनिका, दूसरे भाग में हमें उनकी परिभाषा देकर कुछ उदाहरण ही देने थे। हाँ, मैंने भी एक भाग ही हल किया। नहीं, मधुर भाषा नहीं पूछी गई थी। अच्छा चलो, अध्यापक जी से पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए था। हाँ, चलो अध्यापक जी से ही पूछते हैं। विभा, तुम आ गई? जी मैडम। आज इतनी देर कैसे हुई? मैडम, आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। क्या कोई दुर्घटना हो गई थी? नहीं मैडम, पुलिस ने जांच पड़ताल और चौकसी के लिए बैरिकेड लगा रखे थे, इसलिए रास्ते संकरे हो गए और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उफ, ये ट्रैफिक भी बहुत परेशान करता है। पता नहीं आने वाले समय में दिल्ली का क्या हाल होगा। हाँ, जहाँ शुरू हो गई है वहाँ जरूर फायदा हुआ है। वहाँ तो बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो जाता है। खैर चलो, अपनी सीट पर बैठ जाओ। संवाद लेखन। आज नानाजी जिज्ञासा और प्रेरित से बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में उन्हें समझा रहे हैं कि हम आपस में जो सामान्य बातचीत करते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। आपस की बातचीत को जब संवादों के रूप में ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद सामने वाले व्यक्ति की बातों को क्रम में रखते हुए ही होने चाहिए। संवाद 2 व्यक्तियों के बीच या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भी होते हैं। संवाद ऐसे लिखें कि सच में हो रही बातचीत का वह अनुभव कराए। संवाद छोटे हों और विषय को लेकर स्पष्ट भाषा में लिखे गए हों। पहला, चींटी और चिड़िया के बीच संवाद। चींटी रानी, तुम यहाँ दाना खाने के लिए आई हो? नहीं, चिड़िया रानी, मैं दाना अपने घर लेकर जाऊंगी। तुम इस प्रकार दाना क्यों इकट्ठा करती हो? यहाँ खाकर चली जाया करो। नहीं, ये भोजन तो बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो इस प्रकार भोजन इकट्ठा नहीं करती। मैं तुम्हें प्रतिदिन देखती हूँ, तुम दाना खाती हो और उड़ जाती हो। अच्छा, मैंने तो तुम्हें आज ही देखा है। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? हाँ, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सखी, फिर कल इसी समय यहीं मिलेंगे। चलो सखी, ठीक है। दूसरा, परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र के बारे में कक्षा के मित्र समूह में संवाद। कहो मित्र, तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? हाँ, अच्छी हुई। मित्र, प्रश्न 4 में जो 2 भाग थे उनमें मुझे एक का ही उत्तर आता था, मैंने वही लिख दिया। ललित, मुझे भी दूसरा भाग समझ नहीं आया। अरे ललित, कनिका, दूसरे भाग में हमें उनकी परिभाषा देकर कुछ उदाहरण ही देने थे। हाँ, मैंने भी एक भाग ही हल किया। नहीं, मधुर भाषा नहीं पूछी गई थी। अच्छा चलो, अध्यापक जी से पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए था। हाँ, चलो अध्यापक जी से ही पूछते हैं। विभा, तुम आ गई? जी मैडम। आज इतनी देर कैसे हुई? मैडम, आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। क्या कोई दुर्घटना हो गई थी? नहीं मैडम, पुलिस ने जांच पड़ताल और चौकसी के लिए बैरिकेड लगा रखे थे, इसलिए रास्ते संकरे हो गए और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उफ, ये ट्रैफिक भी बहुत परेशान करता है। पता नहीं आने वाले समय में दिल्ली का क्या हाल होगा। हाँ, जहाँ शुरू हो गई है वहाँ जरूर फायदा हुआ है।
वहाँ तो बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो जाता है। खैर चलो अपनी सीट पर बैठ जाओ। संवाद लेखन। आज नाना जी जिज्ञासा और प्रेरित से बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में उन्हें समझा रहे हैं कि हम आपस में जो सामान्य बातचीत करते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। आपस की बातचीत को जब संवादों के रूप में ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद सामने वाले व्यक्ति की बातों को क्रम में रखते हुए ही होने चाहिए। संवाद दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी होते हैं। संवाद ऐसे लिखें कि सच में हो रही बातचीत का वह अनुभव कराए। संवाद छोटे हों और विषय को लेकर स्पष्ट भाषा में लिखे गए हों। पहला, चींटी और चिड़िया के बीच संवाद। चींटी रानी, तुम यहाँ दाना खाने के लिए आई हो? नहीं, चिड़िया रानी, मैं दाना अपने घर लेकर जाऊंगी। तुम इस प्रकार दाना क्यों इकट्ठा करती हो? यहाँ खाकर चली जाया करो। नहीं, ये भोजन तो बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो इस प्रकार भोजन इकट्ठा नहीं करती। मैं तुम्हें प्रतिदिन देखती हूँ, तुम दाना खाती हो और उड़ जाती हो। अच्छा, मैंने तो तुम्हें आज ही देखा है। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? हाँ, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सखी, फिर कल इसी समय यहीं मिलेंगे। चलो सखी, ठीक है। दूसरा, परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र के बारे में कक्षा के मित्र समूह में संवाद। कहो मित्र, तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? हाँ, अच्छी हुई। मित्र, प्रश्न 4 में जो 2 भाग थे उनमें मुझे एक का ही उत्तर आता था, मैंने वही लिख दिया। ललित, मुझे भी दूसरा भाग समझ नहीं आया। अरे ललित, कनिका, दूसरे भाग में हमें उनकी परिभाषा देकर कुछ उदाहरण ही देने थे। हाँ, मैंने भी एक भाग ही हल किया। नहीं, मधुर भाषा नहीं पूछी गई थी। अच्छा चलो, अध्यापक जी से पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए था। हाँ, चलो अध्यापक जी से ही पूछते हैं। विभा, तुम आ गई? जी मैडम। आज इतनी देर कैसे हुई? मैडम, आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। क्या कोई दुर्घटना हो गई थी? नहीं मैडम, पुलिस ने जांच पड़ताल और चौकसी के लिए बैरिकेड लगा रखे थे, इसलिए रास्ते संकरे हो गए और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उफ, ये ट्रैफिक भी बहुत परेशान करता है। पता नहीं आने वाले समय में दिल्ली का क्या हाल होगा। हाँ, जहाँ शुरू हो गई है वहाँ जरूर फायदा हुआ है। वहाँ तो बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो जाता है। खैर चलो अपनी सीट पर बैठ जाओ। संवाद लेखन। आज नाना जी जिज्ञासा और प्रेरित से बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में उन्हें समझा रहे हैं कि हम आपस में जो सामान्य बातचीत करते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। आपस की बातचीत को जब संवादों के रूप में ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद सामने वाले व्यक्ति की बातों को क्रम में रखते हुए ही होने चाहिए। संवाद दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी होते हैं। संवाद ऐसे लिखें कि सच में हो रही बातचीत का वह अनुभव कराए। संवाद छोटे हों और विषय को लेकर स्पष्ट भाषा में लिखे गए हों। पहला, चींटी और चिड़िया के बीच संवाद। चींटी रानी, तुम यहाँ दाना खाने के लिए आई हो? नहीं, चिड़िया रानी, मैं दाना अपने घर लेकर जाऊंगी। तुम इस प्रकार दाना क्यों इकट्ठा करती हो? यहाँ खाकर चली जाया करो। नहीं, ये भोजन तो बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो इस प्रकार भोजन इकट्ठा नहीं करती। मैं तुम्हें प्रतिदिन देख। पत्र लेखन। आज नाना जी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिख रहे हैं। तभी उनके पास जिज्ञासा और प्रेरित आ जाते हैं। तब नाना जी उनके पूछने पर उन्हें समझाते हैं कि हम अपने सगे संबंधियों की जानकारी पत्र द्वारा ले और दे सकते हैं। सरकारी कार्यालयों को भी पत्र लिखे जाते हैं। अपने मन के भाव बताने के लिए पत्र एक अच्छा और सस्ता माध्यम है। पारिवारिक और सरकारी कार्यालयों
पारिवारिक और सरकारी कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्रों के आधार पर पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, ये पत्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, संपादक, पुलिस, पुस्तक विक्रेता, सरकारी कार्यालय आदि को लिखे जाते हैं। दूसरा, अनौपचारिक पत्र। ये पत्र अपने रिश्तेदारों, मित्र और प्रियजनों आदि को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र सहज एवं सरल भाषा में संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातें लिखने से बचना चाहिए। पत्र में अपना नाम, पता और जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका नाम और पता बिल्कुल सही होना चाहिए। पत्र पर डाक टिकट अवश्य लगाएं और पिन कोड अवश्य लिखें। पत्र के प्रकार के आधार पर उसमें संबोधन, अभिवादन तथा समापन इस प्रकार होना चाहिए। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। पत्र के आरंभ में अपने से बड़ों के लिए संबोधन प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य जी या अध्यापक, अध्यापिका जी लिखें। आदरणीय, पूजनीय दादाजी, मामा जी, भाई, बहन आदि के साथ संबंध लिखें। जैसे आदरणीय दादाजी, सादर नमस्ते, प्रणाम। किसी कार्यालय के लिए संपादक, थानाध्यक्ष, व्यवस्थापक आदि। अपने से छोटों के लिए पुत्र या छोटे भाई बहन का नाम लिखें। जैसे प्रिय सीमा, सस्नेह आशीष, प्रिय अंकुर, आनंदित रहो। अपने बराबर वालों के लिए प्रिय सखी, मित्र, प्रिय और उनका नाम लिखें। जैसे प्रिय मधु, प्रिय मनोज, सप्रेम नमस्ते आदि। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। पत्र के अंत में अपने से बड़ों के लिए प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या को धन्यवाद लिखते हुए आपका, आपकी आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या। कार्यालय अधिकारी आदि के पत्र के अंत में धन्यवाद लिखते हुए भवदीय, प्रेषक। अपने से बड़ों के लिए अनौपचारिक पत्र। पत्र के अंत में अपने से बड़ों के लिए आपका प्रिय पुत्र, पुत्री, पौत्र, आपका अनुज, आपकी छोटी बहन आदि। अपने बराबर वालों के लिए तुम्हारी सखी, तुम्हारा मित्र। छोटों के लिए तुम्हारा स्नेही भाई, बहन। औपचारिक कार्यालय पत्र का प्रारूप। यहाँ अपना पता लिखें। पत्र भेजने वाले का नाम। यहाँ दिनांक लिखें। सेवा में संपादक जी। यहाँ पत्र पाने वाले का पद लिखें। यहाँ पता लिखें। विषय, यहाँ विषय लिखें। महोदय, यहाँ संबोधन लिखें। निवेदन यह है कि यहाँ अपना परिचय दें। यहाँ पत्र विस्तार में लिखें। धन्यवाद, पत्र समाप्त होने पर लिखें। आपके समाचार पत्र का एक पाठक। यहाँ अपना नाम और परिचय लिखें। दिनांक, यहाँ तिथि लिखें। आओ अब समाचार पत्र के संपादक को औपचारिक पत्र लिखते हैं। M15, सरस्वती विहार, दिल्ली 110044। सेवा में संपादक, भारत महिमा समाचार पत्र, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002। विषय, समाचार पत्र में वर्तनी संबंधी अधिक गलतियां होने के संदर्भ में। महोदय, मैं आपके द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित हिंदी समाचार पत्र भारत महिमा वर्ष 1976 से पढ़ता आ रहा हूँ। मैं आपके समाचार पत्र का बहुत ही पुराना पाठक हूँ। मैंने आजकल देखा है कि इस समाचार पत्र में वर्तनी संबंधी काफी अशुद्धियां देखने को मिल रही हैं। आपसे अनुरोध है कि समाचार पत्र की अच्छी साख बनाए रखने के लिए आप इस ओर अवश्य ध्यान दें। धन्यवाद। भवदीय, आपके समाचार पत्र का एक पाठक, मनोज कुमार। दिनांक 18 जुलाई 2022। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। यहाँ पत्र भेजने वाले का पता लिखें। यहाँ दिनांक लिखें। प्रिय, यहाँ जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन लिखें।
सप्रेम नमस्ते यहाँ अभिवादन लिखें। यहाँ कुशल मंगल पूछकर पत्र आरंभ करें। यहाँ अपनी बात लिखें। माता पिताजी को प्रणाम, घर में सभी को प्यार आदि कहकर यहाँ पत्र समाप्त करें। तुम्हारा बड़ा भाई, यहाँ जिसे पत्र लिखा है उसके साथ अपना परिचय लिखें। रोहित, यहाँ अपना नाम लिखें। यदि आप परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो नाम की जगह क, ख, ग और भेजने वाले का पता की जगह परीक्षा भवन लिखें। आओ अब छोटे भाई को व्यायाम का महत्व बताते हुए एक अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। 12 विकासपुरी, नई दिल्ली 110024, 12 जुलाई 2022। प्रिय मोहित, शुभाशीष, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि माता पिता जी के साथ तुम भी वहाँ सकुशल होगे। मैंने सुना है कि जब से मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ तब से तुम थोड़े लापरवाह हो गए हो। सुबह देरी से उठते हो और व्यायाम करना भी छोड़ दिया है। जब मैं वहाँ था तब तो तुम प्रतिदिन मेरे साथ सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे। प्रिय अनुज, व्यायाम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। व्यायाम करने के बाद हम पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं। व्यायाम हमें अनेक बीमारियों से बचाकर रखता है। बाकी तुम मेरे समझदार अनुज हो, तुम शीघ्र ही मेरी बात समझ लेते हो और मान भी लेते हो। आशा करता हूँ कि अगली बार तुम अपने आप पत्र लिखकर बताओगे कि तुम सुबह जल्दी उठने लगे हो और व्यायाम भी करने लगे हो। अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करना। माँ पिताजी को प्रणाम और तुम्हें बहुत सारा प्यार। तुम्हारा बड़ा भाई रोहित। ईमेल लेखन। आज नाना जी अपने एक मित्र को कंप्यूटर से संदेश भेज रहे हैं। तभी उनके पास जिज्ञासा और प्रेरित आ गए। तब नाना जी ने उनको समझाया कि आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में अधिकतर काम कंप्यूटर से होने लगे हैं। इंटरनेट ने ऐसा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन किया है कि सभी को एक इंटरनेट की दुनिया में एक जगह लाकर एकत्रित कर दिया है। कंप्यूटर से जहां हम अपना डेटा सुरक्षित रख सकते हैं, वहीं कंप्यूटर से एक दूसरे के पास सूचना भी भेज सकते हैं। कंप्यूटर से यह सूचना हम ईमेल के द्वारा भेजते हैं। ईमेल क्षण भर में हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ईमेल लिखने से पहले हमारा इंटरनेट जगत में अपना कोई पता होना चाहिए। यह पता मेल आईडी कहलाता है, जो वेबसाइट पर बनाया जाता है। आओ अब पहले मेल आईडी बनाना सीखते हैं। सबसे पहले इंटरनेट पर गूगल, मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें। फिर वेब ब्राउज़र के पते पर www.gmail.com, www.hotmail.com या www.yahoo.com लिखें। जिस भी पते पर मेल आईडी बनाना हो वहीं एक लिखें। पेज खुलने पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। अब यहाँ आपकी जानकारी पूछी जाती है। जो भी पूछा जाए सब लिख दें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब आपके फोन नंबर की जांच के लिए एक कोड आपके फोन पर भेजा जाता है, जिसे कोड लिखने के स्थान पर लिखकर भेजें। नंबर की जांच पूरी होते ही आपकी ईमेल आईडी बन जाती है, जैसे anurag@hotmail.com। आओ अब ईमेल पेज देखते हैं। सबसे पहले अपने कंपोज मेल पर क्लिक करें। टू के स्थान पर जिसे मेल भेजना है उसका मेल आईडी लिखें। अब यदि किसी अन्य व्यक्ति को भी इस मेल में रखना है तो सीसी के स्थान पर उसका मेल आईडी लिख दें। उसके नीचे बीसीसी में कुछ और व्यक्तियों को आप मेल भेज सकते हैं। अब सब्जेक्ट में अपना मेल लिखने का कारण लिख दें। कंपोज मेल में अपना संदेश लिखें और सेंड पर क्लिक कर दें। सेंड पर क्लिक करते ही क्षण भर में आपका मेल प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाएगा। आओ अब एक मेल लिखते हैं। to rosie@gmail.com, cc teeny@gmail.com, bcc chinu@gmail.com। सब्जेक्ट जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए। प्रिय सखी रोजी,
मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है। मैंने अपने जन्मदिन पर छोटी सी पार्टी रखी है। सभी मित्रों को आमंत्रित किया है। तुम भी अवश्य आना। सभी मित्र मिलकर बातचीत करेंगे और तुम भी सभी से मिल लेना। तुम्हारी सखी पारुल। मेल लिखने के बाद उसे एक बार दोहरा लें। लिखा गया मेल आईडी एक बार फिर से जांच लें। अब सेंड बटन पर क्लिक करते ही आपका मेल क्षण भर में पहुंच जाएगा। 2 में मुख्य व्यक्ति का पता लिखा जाता है। CC में आप एक से अधिक कितने भी व्यक्तियों का मेल आईडी लिख सकते हैं। BCC में लिखा गया पता 2 वाले प्रमुख व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। ईमेल लेखन। आज नाना जी अपने एक मित्र को कंप्यूटर से संदेश भेज रहे हैं। तभी उनके पास जिज्ञासा और प्रेरित आ गए। तब नाना जी ने उनको समझाया कि आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में अधिकतर काम कंप्यूटर से होने लगे हैं। इंटरनेट ने ऐसा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन किया है कि सभी को एक इंटरनेट की दुनिया में एक जगह लाकर एकत्रित कर दिया है। कंप्यूटर से जहां हम अपना डेटा सुरक्षित रख सकते हैं, वहीं कंप्यूटर से एक दूसरे के पास सूचना भी भेज सकते हैं। कंप्यूटर से यह सूचना हम ईमेल के द्वारा भेजते हैं। ईमेल क्षण भर में हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ईमेल लिखने से पहले हमारा इंटरनेट जगत में अपना कोई पता होना चाहिए। यह पता मेल आईडी कहलाता है, जो वेबसाइट पर बनाया जाता है। आओ अब पहले मेल आईडी बनाना सीखते हैं। सबसे पहले इंटरनेट पर गूगल, मोज़िला या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें। फिर वेब ब्राउज़र के पते पर www.gmail.com, www.hotmail.com या www.yahoo.com लिखें। जिस भी पते पर मेल आईडी बनाना हो वहीं एक लिखें। पेज खुलने पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। अब यहाँ आपकी जानकारी पूछी जाती है। जो भी पूछा जाए सब लिख दें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब आपके फ़ोन नंबर की जांच के लिए एक कोड आपके फ़ोन पर भेजा जाता है, जिसे कोड लिखने के स्थान पर लिखकर भेजें। नंबर की जांच पूरी होते ही आपकी ईमेल आईडी बन जाती है, जैसे anurag@hotmail.com। आओ अब ईमेल पेज देखते हैं। सबसे पहले अपने कंपोज मेल पर क्लिक करें। 2 के स्थान पर जिसे मेल भेजना है उसका मेल आईडी लिखें। अब यदि किसी अन्य व्यक्ति को भी इस मेल में रखना है तो CC के स्थान पर उसका मेल आईडी लिख दें। उसके नीचे BCC में कुछ और व्यक्तियों को आप मेल भेज सकते हैं। अब सब्जेक्ट में अपना मेल लिखने का कारण लिख दें। कंपोज मेल में अपना संदेश लिखें और सेंड पर क्लिक कर दें। सेंड पर क्लिक करते ही क्षण भर में आपका मेल प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाएगा। आओ अब एक मेल लिखते हैं। to rosie@gmail.com, CC teeny@gmail.com, BCC chinu@gmail.com। सब्जेक्ट जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए। प्रिय सखी रोजी, मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है। मैंने अपने जन्मदिन पर छोटी सी पार्टी रखी है। सभी मित्रों को आमंत्रित किया है। तुम भी अवश्य आना। सभी मित्र मिलकर बातचीत करेंगे और तुम भी सभी से मिल लेना। तुम्हारी सखी पारुल। मेल लिखने के बाद उसे एक बार दोहरा लें। लिखा गया मेल आईडी एक बार फिर से जांच लें। अब सेंड बटन पर क्लिक करते ही आपका मेल क्षण भर में पहुंच जाएगा। 2 में मुख्य व्यक्ति का पता लिखा जाता है। CC में आप एक से अधिक कितने भी व्यक्तियों का मेल आईडी लिख सकते हैं। BCC में लिखा गया पता 2 वाले प्रमुख व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। संदेश लेखन। संदेश प्राचीन समय में कबूतरों से और आगे चलकर राजदूतों से भिजवाए जाते थे। इन संदेशों में आवश्यक सूचनाएं होती थीं। यदि हम उन सूचनाओं को वर्गीकृत करें तो संदेश के निम्नलिखित प्रकार होंगे। क शुभकामना बधाई संदेश। ख
पर्व या त्योहार संबंधी संदेश। ग, शोक संदेश। घ, व्यक्तिगत संदेश। अंग, सामाजिक संदेश एवं च, मिश्रित संदेश। आइए अब क्रमानुसार इनके बारे में जानते हैं। क, शुभकामना, बधाई संदेश। यह संदेश मुख्यतः किसी के जन्मदिन, सालगिरह, सफलता आदि के अवसर पर भेजे जाते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें इसी तरह कामयाबी के शिखर पर पहुंचाए। ख, पर्व व त्योहार संबंधी संदेश। यह संदेश किसी पर्व या त्योहार के अवसर पर अपने निकटस्थ लोगों को बधाई स्वरूप भेजा जाता है, जैसे यह दीपावली आपके जीवन को रोशन कर दे। ग, शोक संदेश। यह संदेश किसी भी दुर्घटना, आपदा या दुख के अवसर पर भेजा जाता है, जैसे मित्र के पिता की असामयिक मृत्यु पर लिखा जाने वाला संदेश। मित्र होने को भला कौन टाल सकता है, लेकिन उनकी मृत्यु से तुम ही नहीं, हम सब आहत हैं। ईश्वर उन्हें अपनी श्री चरणों में स्थान दे। घ, व्यक्तिगत संदेश। यह संदेश अपनों को भेजा जाता है। इसमें नौकरी के लिए बधाई, दुकान के शुभारंभ के लिए बधाई आदि संदेश लिखकर भेजे जाते हैं, जैसे नौकरी लगने पर बधाई संदेश लिखकर भेजे जाते हैं। जैसे नौकरी लगने पर बधाई संदेश, आपकी तुम्हारी नव नियुक्ति के लिए दिल से बधाई। ऐसे ही कामयाबी के झंडे गाड़ते रहो। अंग, सामाजिक संदेश। इसमें सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर संदेश लिखे जाते हैं। इनमें मुख्य हैं पर्यावरण रक्षा, जल बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, वृक्ष लगाओ आदि। च, मिश्रित संदेश। इसके अंतर्गत विविध विषय शामिल किए जाते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, तूफान आदि से संबंधित। संदेश लेखन के समय ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु। संदेश को एक बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए। संदेश की शब्द सीमा 40 से 50 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले संदेश की हेडिंग लिखनी चाहिए, फिर दिनांक, समय, विषय अवश्य लिखना चाहिए। विषय विस्तार के बाद अंत में अपना नाम, पद नाम लिखना चाहिए। संदेश लेखन की भाषा संतुलित एवं वाक्य छोटे होने चाहिए। संदेश का प्रारूप। संदेश, यहाँ दिनांक लिखें, यहाँ समय लिखें, यहाँ से विषय लिखें, यहाँ विषय विस्तार, यहाँ अपना नाम लिखें। प्रस्तुत हैं कुछ उदाहरण। पहला, शुभकामना संदेश। जन्मदिन के अवसर पर, तुम जियो हजारों साल, यह दिन बार बार आए। दूसरा, शोक संदेश। दिनांक, समय, अत्यंत दुख के साथ आपको सूचित किया जा रहा है कि हमारे पूज्य पिताजी का आज सुबह 6 बजे अचानक हृदय गति रुकने से स्वर्गवास हो गया है। उनका अंतिम संस्कार कल दिनांक 22 को निगम बोध घाट पर दोपहर 2 बजे किया जाएगा। आपसे आग्रह है समय से पहुंचकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। समस्त शोकाकुल परिवार। निबंध लेखन। आज जिज्ञासा और प्रेरित को निबंध लिखते हुए देख नाना जी ने उन्हें समझाया कि कई अनुच्छेदों को क्रम से एक विषय में बांधकर भी लिखा जाता है। क्रम से लिखे गए इन अनुच्छेदों को मिलाकर निबंध बनता है। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई एक रचना। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध में सभी अनुच्छेद एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, अर्थात विषय से भटकना नहीं चाहिए। निबंध के वाक्य सहज, सरल भाषा में स्पष्ट व प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध के शब्द सीमा का ध्यान रखकर ही विचारों को समेटकर लिखना चाहिए। निबंध को लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ लें, ताकि कोई बात रह गई हो तो उसे लिखा जा सके। फिर विषय विस्तार को शब्द सीमा के अनुसार 3-4 अनुच्छेदों में लिखें। अंत में उपसंहार को पूरे निबंध के सार के रूप में लिखें। आओ अब निबंध लिखते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य। संकेत बिंदु।
प्रस्तावना, लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य का क्या महत्व होता है, हमारे जीवन में प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। निष्कर्ष, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर चलता है। हमसे हमारे सगे संबंधी बचपन में ही पूछने लगते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। उस समय में तो हम किसी भी कार्य से प्रभावित होकर उसे ही अपना लक्ष्य बना लेते, किंतु जब बड़े होकर बातों को समझने लगते हैं तब हम सही मायने में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मैंने भी अब अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। सभी कहते हैं कि सैनिक का जीवन अत्यंत संघर्ष भरा होता है। सैनिक को अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर हर समय अपने देश की सेवा में तत्पर रहना पड़ता है। सैनिक जीवन में अति अनुशासन का पालन करना होता है, लेकिन मैं किसी की इस प्रकार की बातों से अपने लक्ष्य से नहीं डिगता। मैं बड़ा होकर अपने देश की रक्षा सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। देश का सैनिक ही है जो सीमा पर 24 घंटे तैनात रहकर हमें अपने घर में दिन का चैन और रात में सुकून भरी नींद देता है। जब हम रात में अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं और गहरी नींद का आनंद लेते रहते हैं, उस समय हमारी सेना ही है जो अपनी गिद्ध दृष्टि से सीमा की चौकसी करती रहती है ताकि देश अमन चैन से रहता रहे। सैनिक बिना किसी भेदभाव के सबकी समान दृष्टि से सुरक्षा करता है, अपने कर्तव्य से नहीं डिगता। एक बहादुर सैनिक का अपना ही रुतबा होता है। शहीद होने के बाद भी देश उसे याद करता है। इसलिए मैं अपने देश की सेवा करने के लिए एक वीर सैनिक ही बनना चाहता हूँ। पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप। संकेत बिंदु, भूमिका, प्राचीन तरीका, प्रक्रिया, तकनीकी विकास, निष्कर्ष। जब दो पीढ़ियों में अधिक अंतर हो तब उसे पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप कहते हैं। यह अंतर अधिकतर माता पिता और बच्चों के बीच अंतर को दर्शाता है। कभी-कभी यह अंतर आपस में विचारों में भी अंतर ला देता है। इसके अंतर्गत देखा गया है कि माता पिता और बच्चों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों और विश्वासों में अंतर होता है। अलग अलग उम्र के लोगों के विचारों में सदैव ही अंतर देखा जा सकता है। जैसे माता पिता और उनके बच्चों के विचारों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। माता पिता के सोचने का ढंग और बच्चों के सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग मिलता है। समाज में आए हुए परिवर्तन हमारी सोच को और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। हम जिस प्रकार के माहौल या समाज में रहते हैं वही हमारे व्यवहार में झलकता है। इसे ही पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप माना जाता है, जो हमारी विचार शैलियों को अलग अलग करता है। किंतु आजकल इसके अपवाद भी बहुत देखने को मिलते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ नए तौर तरीके में उसी प्रकार से खुद को ढालने लगे हैं, नई बातों और विचारों की जीवन शैली को अपनाने लगे हैं। वहीं बच्चे भी अपने माता पिता की ओर ढलते हुए देखे जाते हैं, जो आपस के विवादों को खत्म करता जा रहा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब दो पीढ़ियों को लगे कि हमारे विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तो विवाद को खत्म करने के लिए दोनों ही पक्षों को कोई न कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए जो दोनों ही पक्षों के हित में हो और पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप से आए विवादों को समाप्त कर सके, ताकि सभी एक दूसरे के तर्कों, विचारों, भावनाओं का सम्मान कर सकें। प्रदूषण की समस्या, संकेत बिंदु, भूमिका, प्रकार, कारण, उपाय, उपसंहार। पर्यावरण से तात्पर्य है हमारे चारों ओर का वातावरण या भूमंडल, अर्थात वह प्रकृति जिसके मध्य हम रह रहे हैं। शीतल सुगंधित वायु, कलकल करते झरने, सरोवर और नदियां, हरे भरे जंगलों की कल्पना मात्र से ही मन प्रसन्न हो उठता है। यदि ये शुद्ध नहीं है तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारा वायुमंडल दूषित है।
यह दूषित वातावरण ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जल और वायु की अशुद्धि के साथ ही वनों का विनाश, भूमि रक्षण और जीव जंतुओं का नष्ट होना, ये सब प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के दूषित और विकृत होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण औद्योगिकरण की बढ़ती प्रवृत्ति है। कारखाने, फैक्ट्रियां और उनमें प्रयुक्त कच्चा माल, रसायन और उनसे निकले अपशिष्ट पदार्थ वायुमंडल में प्रदूषण फैलाते हैं। रसायनों को नदियों में डालने से उनका जल प्रदूषित होता है। मशीनों से निकलने वाली गैसों से उत्पन्न धुआं वायुमंडल में प्रदूषण फैलाता है। निबंध लेखन। आज जिज्ञासा और प्रेरित को निबंध लिखते हुए देख नानाजी ने उन्हें समझाया कि कई अनुच्छेदों को क्रम से एक विषय में बांधकर भी लिखा जाता है। क्रम से लिखे गए इन अनुच्छेदों को मिलाकर निबंध बनता है। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई एक रचना। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध में सभी अनुच्छेद एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, अर्थात विषय से भटकना नहीं चाहिए। निबंध के वाक्य सहज, सरल भाषा में स्पष्ट व प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध के शब्द सीमा का ध्यान रखकर ही विचारों को समेट कर लिखना चाहिए। निबंध को लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ लें, ताकि कोई बात रह गई हो तो उसे लिखा जा सके। फिर विषय विस्तार को शब्द सीमा के अनुसार 3-4 अनुच्छेदों में लिखें। अंत में उपसंहार को पूरे निबंध के सार के रूप में लिखें। आओ अब निबंध लिखते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य। संकेत बिंदु। प्रस्तावना। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य का क्या महत्व होता है? हमारे जीवन में प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? निष्कर्ष। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर चलता है। हमसे हमारे सगे संबंधी बचपन में ही पूछने लगते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? उस समय में तो हम किसी भी कार्य से प्रभावित होकर उसे ही अपना लक्ष्य बना लेते, किंतु जब बड़े होकर बातों को समझने लगते हैं तब हम सही मायने में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मैंने भी अब अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। सभी कहते हैं कि सैनिक का जीवन अत्यंत संघर्ष भरा होता है। सैनिक को अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर हर समय अपने देश की सेवा में तत्पर रहना पड़ता है। सैनिक जीवन में अति अनुशासन का पालन करना होता है, लेकिन मैं किसी की इस प्रकार की बातों से अपने लक्ष्य से नहीं डिगता। मैं बड़ा होकर अपने देश की रक्षा सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। देश का सैनिक ही है जो सीमा पर 24 घंटे तैनात रहकर हमें अपने घर में दिन का चैन और रात में सुकून भरी नींद देता है। जब हम रात में अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं और गहरी नींद का आनंद लेते रहते हैं, उस समय हमारी सेना ही है जो अपनी गिद्ध दृष्टि से सीमा की चौकसी करती रहती है, ताकि देश अमन चैन से रहता रहे। सैनिक बिना किसी भेदभाव के सबकी समान दृष्टि से सुरक्षा करता है, अपने कर्तव्य से नहीं डिगता। एक बहादुर सैनिक का अपना ही रुतबा होता है। शहीद होने के बाद भी देश उसे याद करता है। इसलिए मैं अपने देश की सेवा करने के लिए एक वीर सैनिक ही बनना चाहता हूँ। पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप। संकेत बिंदु। भूमिका, प्राचीन तरीका, प्रक्रिया, तकनीकी विकास, निष्कर्ष। जब 2 पीढ़ियों में अधिक अंतर हो तब उसे पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप कहते हैं। यह अंतर अधिकतर माता पिता और बच्चों के बीच अंतर को दर्शाता है। कभी कभी यह अंतर आपस में विचारों में भी अंतर ला देता है। इसके अंतर्गत देखा गया है कि माता पिता और बच्चों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों और विश्वासों में अंतर होता है। अलग अलग उम्र के लोगों के विचारों में सदैव ही अंतर देखा जा सकता है।
जैसे माता पिता और उनके बच्चों के विचारों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। माता पिता के सोचने का ढंग और बच्चों के सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग मिलता है। समाज में आए हुए परिवर्तन हमारी सोच को और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। हम जिस प्रकार के माहौल या समाज में रहते हैं, वही हमारे व्यवहार में झलकता है। इसे ही पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप माना जाता है, जो हमारी विचार शैलियों को अलग अलग करता है। किंतु आजकल इसके अपवाद भी बहुत देखने को मिलते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ नए तौर तरीके में उसी प्रकार से खुद को ढालने लगे हैं, नई बातों और विचारों की जीवन शैली को अपनाने लगे हैं। वहीं बच्चे भी अपने माता पिता की ओर ढलते हुए देखे जाते हैं, जो आपस के विवादों को खत्म करता जा रहा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब दो पीढ़ियों को लगे कि हमारे विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तो विवाद को खत्म करने के लिए दोनों ही पक्षों को कोई न कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए जो दोनों ही पक्षों के हित में हो और पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप से आए विवादों को समाप्त कर सके, ताकि सभी एक दूसरे के तर्कों, विचारों, भावनाओं का सम्मान कर सके। प्रदूषण की समस्या, संकेत बिंदु, भूमिका, प्रकार, कारण, उपाय, उपसंहार। पर्यावरण से तात्पर्य है हमारे चारों ओर का वातावरण या भूमंडल, अर्थात वह प्रकृति जिसके मध्य हम रह रहे हैं। शीतल सुगंधित वायु, कलकल करते झरने, सरोवर और नदियां, हरे भरे जंगलों की कल्पना मात्र से ही मन प्रसन्न हो उठता है। यदि ये शुद्ध नहीं है तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारा वायुमंडल दूषित है। यह दूषित वातावरण ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जल और वायु की अशुद्धि के साथ ही वनों का विनाश, भूमि रक्षण और जीव जंतुओं का नष्ट होना, ये सब प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के दूषित और विकृत होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण औद्योगिकीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति है। कारखाने, फैक्ट्रियां और उनमें प्रयुक्त कच्चा माल, रसायन और उनसे निकले अपशिष्ट पदार्थ वायुमंडल में प्रदूषण फैलाते हैं। रसायनों को नदियों में डालने से उनका जल प्रदूषित होता है। मशीनों से निकलने वाली गैसों से उत्पन्न धुआं वायुमंडल में प्रदूषण फैलाता है। निबंध लेखन। आज जिज्ञासा और प्रेरित को निबंध लिखते हुए देख नानाजी ने उन्हें समझाया कि कई अनुच्छेदों को क्रम से एक विषय में बांधकर भी लिखा जाता है। क्रम से लिखे गए इन अनुच्छेदों को मिलाकर निबंध बनता है। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई एक रचना। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध में सभी अनुच्छेद एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, अर्थात विषय से भटकना नहीं चाहिए। निबंध के वाक्य सहज, सरल, भाषा में स्पष्ट व प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध के शब्द सीमा का ध्यान रखकर ही विचारों को समेटकर लिखना चाहिए। निबंध को लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ लें, ताकि कोई बात रह गई हो तो उसे लिखा जा सके। फिर विषय विस्तार को शब्द सीमा के अनुसार 3-4 अनुच्छेदों में लिखें। अंत में उपसंहार को पूरे निबंध के सार के रूप में लिखें। आओ अब निबंध लिखते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य। संकेत बिंदु, प्रस्तावना, लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य का क्या महत्व होता है, हमारे जीवन में प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। निष्कर्ष, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर चलता है। हमसे हमारे सगे संबंधी बचपन में ही पूछने लगते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। उस समय में तो हम किसी भी कार्य से प्रभावित होकर उसे ही अपना लक्ष्य बना लेते, किंतु जब बड़े होकर बातों को समझने लगते हैं, तब हम सही मायने में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मैंने भी अब अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा।
सभी कहते हैं कि सैनिक का जीवन अत्यंत संघर्ष भरा होता है। सैनिक को अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर हर समय अपने देश की सेवा में तत्पर रहना पड़ता है। सैनिक जीवन में अति अनुशासन का पालन करना होता है, लेकिन मैं किसी की इस प्रकार की बातों से अपने लक्ष्य से नहीं डिगता। मैं बड़ा होकर अपने देश की रक्षा सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। देश का सैनिक ही है जो सीमा पर 24 घंटे तैनात रहकर हमें अपने घर में दिन का चैन और रात में सुकून भरी नींद देता है। जब हम रात में अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं और गहरी नींद का आनंद लेते रहते हैं, उस समय हमारी सेना ही है जो अपनी गिद्ध दृष्टि से सीमा की चौकसी करती रहती है, ताकि देश अमन चैन से रहता रहे। सैनिक बिना किसी भेदभाव के सबकी समान दृष्टि से सुरक्षा करता है, अपने कर्तव्य से नहीं डिगता। एक बहादुर सैनिक का अपना ही रुतबा होता है। शहीद होने के बाद भी देश उसे याद करता है। इसलिए मैं अपने देश की सेवा करने के लिए एक वीर सैनिक ही बनना चाहता हूँ। पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप, संकेत बिंदु, भूमिका, प्राचीन तरीका, प्रक्रिया, तकनीकी विकास, निष्कर्ष। जब दो पीढ़ियों में अधिक अंतर हो तब उसे पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप कहते हैं। यह अंतर अधिकतर माता पिता और बच्चों के बीच अंतर को दर्शाता है। कभी कभी यह अंतर आपस में विचारों में भी अंतर ला देता है। इसके अंतर्गत देखा गया है कि माता पिता और बच्चों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों और विश्वासों में अंतर होता है। अलग अलग उम्र के लोगों के विचारों में सदैव ही अंतर देखा जा सकता है। जैसे माता पिता और उनके बच्चों के विचारों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। माता पिता के सोचने का ढंग और बच्चों के सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग मिलता है। समाज में आए हुए परिवर्तन हमारी सोच को और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। हम जिस प्रकार के माहौल या समाज में रहते हैं, वही हमारे व्यवहार में झलकता है। इसे ही पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप माना जाता है, जो हमारी विचार शैलियों को अलग अलग करता है। किंतु आजकल इसके अपवाद भी बहुत देखने को मिलते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ नए तौर तरीके में उसी प्रकार से खुद को ढालने लगे हैं, नई बातों और विचारों की जीवन शैली को अपनाने लगे हैं। वहीं बच्चे भी अपने माता पिता की ओर ढलते हुए देखे जाते हैं, जो आपस के विवादों को खत्म करता जा रहा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब दो पीढ़ियों को लगे कि हमारे विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तो विवाद को खत्म करने के लिए दोनों ही पक्षों को कोई न कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए जो दोनों ही पक्षों के हित में हो और पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप से आए विवादों को समाप्त कर सके, ताकि सभी एक दूसरे के तर्कों, विचारों, भावनाओं का सम्मान कर सकें। प्रदूषण की समस्या, संकेत बिंदु, भूमिका, प्रकार, कारण, उपाय, उपसंहार। पर्यावरण से तात्पर्य है हमारे चारों ओर का वातावरण या भूमंडल, अर्थात वह प्रकृति जिसके मध्य हम रह रहे हैं। शीतल सुगंधित वायु, कलकल करते झरने, सरोवर और नदियां, हरे भरे जंगलों की कल्पना मात्र से ही मन प्रसन्न हो उठता है। यदि ये शुद्ध नहीं है तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारा वायुमंडल दूषित है। यह दूषित वातावरण ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जल और वायु की अशुद्धि के साथ ही वनों का विनाश, भूमि रक्षण और जीव जंतुओं का नष्ट होना, ये सब प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के दूषित और विकृत होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण औद्योगिकीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति है। कारखाने, फैक्ट्रियां और उनमें प्रयुक्त कच्चा माल, रसायन और उनसे निकले अपशिष्ट पदार्थ वायुमंडल में प्रदूषण फैलाते हैं। रसायनों को नदियों में डालने से उनका जल प्रदूषित होता है। मशीनों से निकलने वाली गैसों से उत्पन्न धुआं वायुमंडल में प्रदूषण फैलाता है।
निबंध लेखन। आज जिज्ञासा और प्रेरित को निबंध लिखते हुए देख नानाजी ने उन्हें समझाया कि कई अनुच्छेदों को क्रम से एक विषय में बांधकर भी लिखा जाता है। क्रम से लिखे गए इन अनुच्छेदों को मिलाकर निबंध बनता है। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई एक रचना। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध में सभी अनुच्छेद एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, अर्थात विषय से भटकना नहीं चाहिए। निबंध के वाक्य सहज, सरल, भाषा में स्पष्ट व प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध के शब्द सीमा का ध्यान रखकर ही विचारों को समेटकर लिखना चाहिए। निबंध को लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ लें, ताकि कोई बात रह गई हो तो उसे लिखा जा सके। फिर विषय विस्तार को शब्द सीमा के अनुसार 3-4 अनुच्छेदों में लिखें। अंत में उपसंहार को पूरे निबंध के सार के रूप में लिखें। आओ अब निबंध लिखते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य। संकेत बिंदु। प्रस्तावना। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य का क्या महत्व होता है? हमारे जीवन में प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? निष्कर्ष। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर चलता है। हमसे हमारे सगे संबंधी बचपन में ही पूछने लगते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? उस समय में तो हम किसी भी कार्य से प्रभावित होकर उसे ही अपना लक्ष्य बना लेते, किंतु जब बड़े होकर बातों को समझने लगते हैं तब हम सही मायने में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मैंने भी अब अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। सभी कहते हैं कि सैनिक का जीवन अत्यंत संघर्ष भरा होता है। सैनिक को अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर हर समय अपने देश की सेवा में तत्पर रहना पड़ता है। सैनिक जीवन में अति अनुशासन का पालन करना होता है, लेकिन मैं किसी की इस प्रकार की बातों से अपने लक्ष्य से नहीं डिगता। मैं बड़ा होकर अपने देश की रक्षा सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। देश का सैनिक ही है जो सीमा पर 24 घंटे तैनात रहकर हमें अपने घर में दिन का चैन और रात में सुकून भरी नींद देता है। जब हम रात में अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं और गहरी नींद का आनंद लेते रहते हैं, उस समय हमारी सेना ही है जो अपनी गिद्ध दृष्टि से सीमा की चौकसी करती रहती है, ताकि देश अमन चैन से रहता रहे। सैनिक बिना किसी भेदभाव के सबकी समान दृष्टि से सुरक्षा करता है, अपने कर्तव्य से नहीं डिगता। एक बहादुर सैनिक का अपना ही रुतबा होता है। शहीद होने के बाद भी देश उसे याद करता है। इसलिए मैं अपने देश की सेवा करने के लिए एक वीर सैनिक ही बनना चाहता हूँ। पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप। संकेत बिंदु। भूमिका। प्राचीन तरीका। प्रक्रिया। तकनीकी विकास। निष्कर्ष। जब 2 पीढ़ियों में अधिक अंतर हो तब उसे पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप कहते हैं। यह अंतर अधिकतर माता पिता और बच्चों के बीच अंतर को दर्शाता है। कभी कभी यह अंतर आपस में विचारों में भी अंतर ला देता है। इसके अंतर्गत देखा गया है कि माता पिता और बच्चों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों और विश्वासों में अंतर होता है। अलग अलग उम्र के लोगों के विचारों में सदैव ही अंतर देखा जा सकता है। जैसे माता पिता और उनके बच्चों के विचारों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। माता पिता के सोचने का ढंग और बच्चों के सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग मिलता है। समाज में आए हुए परिवर्तन हमारी सोच को और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। हम जिस प्रकार के माहौल या समाज में रहते हैं, वही हमारे व्यवहार में झलकता है। इसे ही पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप माना जाता है, जो हमारी विचार शैलियों को अलग अलग करता है। किंतु आजकल इसके अपवाद भी बहुत देखने को मिलते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ नए तौर तरीके में उसी प्रकार से खुद को ढालने लगे हैं
नई बातों और विचारों की जीवन शैली को अपनाने लगे हैं। वहीं बच्चे भी अपने माता पिता की ओर ढलते हुए देखे जाते हैं, जो आपस के विवादों को खत्म करता जा रहा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब दो पीढ़ियों को लगे कि हमारे विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तो विवाद को खत्म करने के लिए दोनों ही पक्षों को कोई न कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए जो दोनों ही पक्षों के हित में हो और पीढ़ी अंतराल जनरेशन गैप से आए विवादों को समाप्त कर सके, ताकि सभी एक दूसरे के तर्कों, विचारों, भावनाओं का सम्मान कर सके। प्रदूषण की समस्या, संकेत बिंदु, भूमिका, प्रकार, कारण, उपाय, उपसंहार। पर्यावरण से तात्पर्य है हमारे चारों ओर का वातावरण या भूमंडल, अर्थात वह प्रकृति जिसके मध्य हम रह रहे हैं। शीतल सुगंधित वायु, कलकल